चलो, तो मैंने कल के क्लास में हमने बताया था प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। क्या? प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल के इन सारी चीज़ों के बारे में कल चर्चा हो गई थी ना। इसका मतलब कि कल हमने जो बताया था वह प्रागैतिहासिक काल के बारे में कल पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी। ठीक है, आज मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूं प्रागैतिहासिक काल के बाद कौन सा इतिहास का कालखंड आता है? आदि ऐतिहासिक काल। समझ गए ना? आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल के जनक किसे माना जाता है? जॉन मार्शल को आदि ऐतिहासिक काल का जनक जॉन मार्शल को। आवाज नहीं निकलती है आप लोगों की। जॉन मार्शल को कहा जाता है किसका जनक? आदि ऐतिहासिक काल का। आदि ऐतिहासिक काल को दो कालखंड में विभक्त किया गया है। पहला क्या? सिंधु घाटी सभ्यता, और दूसरा वैदिक सभ्यता। समझ रहे ना? वैदिक सभ्यता को ही आर्य काल कहते हैं। वैदिक सभ्यता को ही क्या कहते हैं? आर्य काल कहते हैं। अब इसमें है क्या, हम बता रहे हैं। सबसे पहले लेकिन आप समझ लिए कि सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, या हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। समझ गए ना बात को? आप कहोगे कि नहीं, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, है ना जी? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास जो हुआ था, हड़प्पा सभ्यता की जो बसा था जहां पर, तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा हुआ था? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। इसीलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता भी पड़ा, या तो फिर हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। समझ गए बात को? क्या समझ गया ना जी? अब देखो, अब इसमें मैं एक बात बताता हूं। मान लो कि इतने सारे यहाँ पर लड़का लोग बैठे हुए हो। अब किसी ने ब्याह कर लिया। किसी ने क्या किया? ब्याह कर लिया। अब ब्याह कर लिया तो ओकरा से एक तो बुतरू जन्म लिया। अब बुतरू जन्म लिया तो उसमें क्या, एक ननकू, उस बुतरू का नाम रख दिया क्या? ननकू। क्या रख दिया? ननकू। तो तू ननकू के पापा ने कहलाएगा, यह नहीं कहलाएगा जी? कि ननकू का पापा कहलाएगा, ननकू का बाबूजी कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे जब बसल था तो सिंधु सभ्यता कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? समझ में आई बात? तो सिंधु सभ्यता, आइए जानते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। देखो आप लोग आवाज, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, और हड़प्पा सभ्यता को ही क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता कहते हैं। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता जो था ना, सिंधु सभ्यता जो था वह त्रिभुज आकार का था। किस आकार का था? त्रिभुज आकार का। ये त्रिभुज आकार का है ना। ब्रेड चॉप खाए हैं कोई? ब्रेड चॉप किस आकार का होता है? त्रिभुज आकार का। आलू चॉप नहीं बोल रहे हैं। आलू चॉप होता है, ऐसे गोल होता है। यहां पर सिंधु घाटी की सभ्यता का जो विस्तार जो हुआ था किस प्रकार से था? त्रिभुज आकार का। मतलब आप चौक चौराहे पर ब्रेड चॉप खाते होंगे, तो ब्रेड चॉप खाते हैं तो देखते हैं तो 3 गो आकार होता है ना, तो है ना जी? तो त्रिभुज आकार का था ये। अगर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता किस आकार में था? त्रिभुज आकार में, मतलब ब्रेड चॉप का जैसा। ब्रेड चॉप गोल नहीं होता है। समझ गए ना बात को? इसका जो कहता है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार, इसका जो क्षेत्रफल जो था ना, कितना लाख वर्ग किलोमीटर था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये सिंधु घाटी सभ्यता एकदम फैला हुआ था। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। समझ रहे ना? अगर क्वेश्चन है कि नहीं सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। आप जानते हैं कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आप यहाँ पर जान रहे हैं कि देखिए, इसमें ये भी बता देता हूँ कि भले ही सिंधु घाटी सभ्यता के त्रिभुजाकार का था, लेकिन कुछ शहर जो है ना इसके थोड़ा सा बाहर भी था, लेकिन ऐसा अमूमन कहा जाता है। इस प्रकार से है इसकी आकृति। समझ रहे बात को? जो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या हुआ था? यह फैला हुआ था। अब इसमें से कौन शहर कहाँ कहाँ पर था, इस चीज को मैं बता देता हूँ। ठीक है, कौन शहर कौन कौन सा था? यहाँ पर M, यहां पर दे देते हैं ये, और यहां पर दे देते हैं D, और यहां पर दे देते हैं S। मतलब क्या हुआ कि यहां पर सिंधु घाटी की सभ्यता के यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर, ये 4 गो शहर का जो हम नाम जो बता रहे हैं, M से हो गया मंडा। M से क्या हो गया? M से हो गया मंडा। मंडा नाम का शहर था। कहां पर?
सिंधु घाटी सभ्यता में मंडा नामक शहर था यहाँ पर, ठीक है। और ये से क्या हो गया यहाँ पर आलमगीर, आलमगीर था, ठीक है। मंडा आलमगीर ये जो था ये कहां पर था, कश्मीर में था। मंडा नामक शहर अभी के डेट में अगर कहा जाए तो कहां पर था, कश्मीर में। ये सिंधु घाटी सभ्यता का ये शहर है मंडा, जो कहां पर पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है। ये आलमगीर, ये से क्या दिया हमने, आलमगीरपुर, आलमगीर क्या दिया, आलमगीर। तो ये आलमगीर जो है, आलमगीर अभी के वर्तमान समय में अगर कहा जाए तो कहां पर पड़ता है, यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर। मतलब यहां तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। समझ रहे हो ना बात को। अब इसमें डी जो इसमें जो हम बताए हैं कि इसमें डेमाबाद, क्या डी से क्या हो गया, डेमाबाद। डेमाबाद कहां पर, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है। डेमाबाद कहां पर, महाराष्ट्र में। और एस से हो गया ये सूत कांगेडोर, एस से क्या हो गया, सूत कांगेडोर, जो कहां पर था, पाकिस्तान में। अभी भी कहां पर है, पाकिस्तान में है। समझ गए ना बात को जी। तो ये सब अगर ऐसा आपको कह दिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के 4 नगर का नाम बताइए, तो मंडा हो गया जो कहां पर है, कश्मीर में। और आलमगीरपुर तो कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। डी से क्या हो गया, डेमाबाद जो महाराष्ट्र में। और सूत कांगेडोर तो पाकिस्तान में तो है, ये है सूत कांगेडोर जो शहर था कहां पर था, पाकिस्तान में पड़ गया था। समझ गए ना बात को। अब इसमें अगर मैं इस प्रकार से अगर मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तर वाला शहर कौन था, उत्तर दिशा में कौन सा शहर था, अरे उत्तर दिशा में कौन सा शहर है जी, गजब आदमी हो जी। अब मान लेते हैं कि इसको हम इस प्रकार से आपको बताते हैं, इस प्रकार से बता रहे हैं, ठीक है। यहां पर नॉर्थ हुआ, यहां पर ये साउथ हुआ, यहां पर ईस्ट हो गया ना, और यहां पर क्या हो गया, वेस्ट हो गया। अब इसके अनुसार अब अगर इसमें कहोगे तो हम अगर कहेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तर दिशा का उत्तरी छोर में कौन सा शहर था, मांडा था। कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। और सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वोत्तर क्षेत्र में, मतलब पूर्वी क्षेत्र में कौन सा शहर, आलमगीर, जो कहां पर, उत्तर प्रदेश में। सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिणतम शहर कौन सा था, तो डेमाबाद, कहां पर पड़ता है, महाराष्ट्र में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी शहर कौन सा था, सूत कांगेडोर, जो कहां पर पड़ता है, पाकिस्तान में। समझ में आ गया, सिंधु घाटी के सभ्यता के शहर के बारे में समझ में आ गया ना। सूत कांगेडोर सिंधु घाटी के किस दिशा में, यहां से हम इंडिकेट किया हुआ तो भी नहीं सूझता है, तुम लोगों को नहीं समझ में आता है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हमने सब यहां पर इंडिकेट कर दिया, तो उसके बावजूद भी नहीं समझ में आ रहा है। कल्लोल कहीं का सब एकदम। मांडा किस दिशा में, सिंधु घाटी के किस दिशा में, उत्तर में। आलमगीरपुर पूरब, कहां पर, डेमाबाद कहां पर, सूत कांगेडोर किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। समझ में आ गया ना जी। तो ये था आपका सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। समझ में आ गया ना। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किस आकार में है, त्रिभुजाकार, मतलब ब्रेड चॉप का जैसा, ठीक है। आलू चॉप नहीं, क्या ब्रेड चॉप जैसा। ब्रेड चॉप ऐसे त्रिभुजाकार का होता है कि नहीं, ठीक है। समझ गए। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है, ये वेस्ट है। इस तरह से आप समझ जाइए कि ये क्या है, जम्मू का, ये सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार किस। सिंधु घाटी सभ्यता कितने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। समझ गए ना बात को। ये समझ गए सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए अब आपको मैं बताता हूँ ऋग वैदिक। अब यहाँ पर क्या है कि वैदिक सभ्यता, क्या है दूसरा, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता को ही क्या कहते हैं, आर्य सभ्यता, अर्थात आर्य काल कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे देश में आर्य लोगों का प्रवेश हो गया था, आर्य लोग आना शुरू हो गया था। समझ गए ना बात को। आर्य लोग ही यहां पर आया। तो भारत का कितना सारा पुराना नाम है जानते हो, आर्यावर्ते, भारत खंडे, जम्मू द्वीपे, सब बोलते हो ना। सब इसी कालखंड में सब नामकरण हुआ है। जो पंडित जी लोग जो जब पूजा पाठ जब करते हैं ना, देखते हैं ना, जो बोलते हैं कि आर्यावर्ते, जम्मू द्वीपे, भारत खंडे, ये सब बोलता है ना,
तो ये सभी चीजों का नामकरण, भारत के इस सब का नामकरण यही वैदिक सभ्यता में अर्थात वैदिक काल में होता, क्योंकि इस वक्त क्या हो गया, आर्य लोग हमारे देश में आ गया था। समझ गए बात को। सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के बाद, सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के बाद कौन सी सभ्यता का उदय होता है? वैदिक सभ्यता का उदय होता है। वैदिक सभ्यता का उदय होता है तो इसमें देखिए कि वैदिक सभ्यता के अंतर्गत क्या होता है, इसमें वेद, व्यास, पुराण, बड़े बड़े ग्रंथों के, इसमें ढेर सारे ग्रंथों की इसमें रचना हो जाती है। समझ रहे हो बात को। तो वैदिक सभ्यता को कितने कालखंड में बांट दिया? दो। पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जब समाप्त हो जाता है तब क्या कहलाता है? उत्तर वैदिक काल। आइए जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथों की रचना हुई थी। ऋग्वैदिक काल के समय कौन कौन से ग्रंथ की रचना हुई थी? आप जानते हैं कि कितने ग्रंथ हैं? इसमें से देखिए, पहला ऋग्वैदिक है ना, ऋग्वैदिक जो है हमारे देश का सबसे प्राचीन ग्रंथ, सबसे पहला ग्रंथ अगर भारत में अगर कोई लिखा गया है तो कौन सा? ऋग्वैदिक। समझ गए बात को। इस जमाने में संस्कृत का उत्थान हो रहा था, संस्कृत भाषा का जबरदस्त विकास हो रहा था हमारे देश में। उस वक्त जितने भी सारे जो ग्रंथ जो लिखा गया है ना, सब किस भाषा में जानते हो? सबके सब संस्कृत। अरे संस्कृत भाषा जो है देवताओं की भाषा है। संस्कृत भाषा जो ना ऋषि मुनियों की, देवताओं की भाषा है। तो यहाँ पर जितने भी सारे जो ग्रंथ जो लिखा गया था तो किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अब इसमें ऋग्वैदिक काल, हम लोग जो इसमें गायत्री मंत्र जो बोलते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितर्वणम् बोलते हैं ना, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, कहां से लिया गया है? ये ऋग्वेद से लिया गया है, इस ग्रंथ से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। जो गायत्री मंत्र ना किससे लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया। समझ में आ गया? ऋग्वैदिक काल मतलब इसमें पुराणों की व्याख्या, काव्यों की व्याख्या, बड़े बड़े ग्रंथों की व्याख्या इस कालखंड में खूब ज्यादा हुआ था। सब के सब किस भाषा में हुआ था? संस्कृत भाषा में। आप लोग आवाज नहीं देते हो। ऋग्वैदिक काल, गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? इसे से लिया गया है। दूसरा क्या है इसमें? दूसरा सामवेद आएगा, सामवेद है ना जी। दूसरा सामवेद। अब इसमें सामवेद में क्या? स से साम वेद, ठीक है ना, स से साम, स से संगीत, क्या? संगीत का इसमें खूब विकास हुआ। सा रे गा मा पा धी नी सा, ये सब जो बोलते हो ना, संगीत का जो ककहरा जो है ना, कहां से लिया गया है? सामवेद से लिया गया है। इसमें क्या है? गायत्री मंत्र। किसका? गायत्री मंत्र किसे लिया गया? गायत्री मंत्र ऋग्वैदिक से लिया गया। सामवेद से में क्या, किस चीज की व्याख्या है? संगीत की। भारत में अभी भी जो संगीत का जो इतना जो विकास जो भारत में हमारे देश में जो हुआ ना, इसका जड़ कहां पर से जानते हो? सामवेद से, जिसमें संगीत की व्याख्या। तीसरा क्या होगा? तीसरा अथर्ववेद है ना जी। तीसरा अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में देखियो कि जादू टोना देखे हैं कहीं? जादू टोना कहने का मतलब कहीं दीवार वगैरह में लिखा रहता है, कहीं ट्रेन वगैरह में अगर आप सफर जब करते हो ना तो इसमें देखते हैं वशीकरण मंत्र, किसी खूबसूरत महिला को कैसे बस में करें जादू टोना से, इस किताब को पढ़ें। गलत नहीं कहता? वशीकरण मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत, कहां से लिया गया? अथर्ववेद से लिया गया। जादू टोना जितना भी आज वर्तमान समय में हमारे देश में जितना भी सारा जो जादू टोना जो चलता है ना, ओढ़ना टोना टोटक जो भी होता है ना, कार टिक्का लगा देना, बिल्ली रास्ता काट दी, ये वो तमाम तरह की चीजें है ना, ये सब जादू टोना ही है ना। भूत पिचाच जो किसी को एकदम देव दानव जो किसी को जब धर लेता है, ये सारा का सारा जोड़ कहां से है? यहां से, अथर्ववेद से। नहीं, बड़ी अच्छी अच्छी किताब मिलती है, बहुत अच्छी अच्छी किताब हमने देखा है। वशीकरण मंत्र, किसी खूबसूरत लड़की को, किसी खूबसूरत महिला को आप अपने बस में कैसे करें, वाह रे वाह, जादू टोना। अथर्ववेद में, किसमें? अथर्ववेद में।
ठीक है जी, तुम लोग दोहराता गया ना मेरे साथ, थक जाते हो क्या? ये लोग कहीं क्या सब, देखो कैमरा के सामने तुम लोग का अभी तक हम पीट दिए रहते हैं, गधे लोग सब एकदम बकलोल सब। दूसरा क्या है? आयुर्वेद। आयुर्वेद, आयुर्वेद में क्या है सो समझो। वाह क्या बात है। आयुर्वेद में यज्ञ की व्याख्या किया गया। यज्ञ, इतने सारे जो यज्ञ होते हैं, क्या यज्ञ। उस जमाने में क्या होता था जानते हो? यज्ञ, अगर किसी राजा को, महाराजा को अगर किसी दूसरे क्षेत्र में, दूसरे के क्षेत्र में जाकर के अगर आक्रमण करना है, ठीक है ना, आक्रमण अगर करना है तो क्या करता था जानते तो? एक ठो घोड़ा लाता था, एक ठो घोड़ा लाता था, घोड़ा ला करके फिर उस मतलब यज्ञ करता था। यज्ञ करके घोड़ा को छोड़ दिया जाता था, और घोड़ा जिधर जिधर बेटा जाता था, और अगर उसको कोई पकड़ के रख लेता था तो फिर उसको इस राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। अश्वमेध यज्ञ इसको कहा गया, जिसका वर्णन किसमें? ऋग। मतलब इस काल में अगर कहा जाए तो मतलब खोज करके झगड़ा करता था कि देखते हैं कि घोड़वा को छोड़ देते हैं, जने जने जाएगा उधर उधर तो सारा क्षेत्र तो हमारा हो जाएगा। मतलब ये जबरदस्ती का खोज करना हुआ कि नहीं, जबरदस्ती का लड़ाई सिरजना वाला बात हुआ कि नहीं? अरे तो घोड़ा है तो बांध कर रखना जी, नहीं, छोड़ देता था यज्ञ करके, जिधर जिधर जाएगा, जहां जहां जो घोड़ा मतलब दौड़ करके जाएगा या टहल के जाएगा, और पूरा क्षेत्र उस राजा का। और अगर किसी ने हिमाकत दिखाई कि मैं घोड़ा को पकड़ लूंगा, तो उसके साथ युद्ध करना पड़ता था। उसको कहते थे अश्वमेध यज्ञ। समझ में आ गया? बिल्कुल। तो ऋग्वेद में क्या? ऋग्वैदिक काल में क्या हो गया कि ऋग्वैदिक में गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? ऋग्वैदिक काल से। सामवेद से क्या लिया गया है? संगीत। अथर्ववेद से क्या लिया गया? जादू टोना, वशीकरण मंत्र, कैसे दूसरे को बस में करें, है ना जी। अथा यजुर्वेद किससे लिया गया? जिसमें अश्वमेध यज्ञ की चर्चा की गई है। समझ रहे बात को जी? समझ में आ गया? अब इसमें एक तो खास बात से देख लीजिए, ये ऋग्वैदिक काल में क्या था ना, ऋग्वैदिक काल में सबसे बहुत सारे प्रमुख देवता थे, लेकिन सबसे प्रमुख देवता में से कौन सा देवता था जानते हो? सबसे प्रमुख देवता में से कौन सा देवता था? बहुत गाड़ी लेट चल रही है, चल 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 बैठ। कहां करते इतना लेट रहे? कल भी यही हालत था ना, कल भी तुम लोग वीडियो में इधर से आते हुए जाते हुए देख रही है, और आज भी फिर वही हो गया। लोग भी देखेंगे क्या कहेगा कि लोग दोनों मतलब हमेशा लेटे आती है क्या? आधा लेक्चर खत्म हो गया, उसके बाद एकदम लास्ट लेक्चर के बाद ये लोग आ रही है, क्या कहेगा लोग? कहां कहां वीडियो पहुंच जाती है, कहां कहां लोग देखते हैं, देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, देखेगा, अच्छा ना। इसमें देवी देवताओं की भी पूजा होती थी। कहने का मतलब बहुत सारे, आज हम लोग बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं ना। अग्नि को भी देवता माना जाता है ना, सूर्य को भी देवता के रूप में माना जाता है, चंद्रमा को भी देवता के रूप में माना जाता है, मानते हैं ना। इंद्र महाराज जब बरसात के दिनों में जब खेत जब सूखने लगता है तो किसान लोग ऊपर देखता है, क्या किसान लोग ऊपर देखता है, हे इंद्र भगवान थोड़ा सा बरस दो, तो उसको भी इंद्र कहता है, भगवान कहता है ना। तो इंद्र देवता ऋग्वैदिक काल में इंद्र देवता जो था ना, सबसे प्रमुख देवता था। समझ रहे हैं रे लड़के? क्या इससे कर रही है लोल कहीं का सब बता रहे हैं इधर, और उधर का ऐसे क्या गाड़ी यहां कर रही है उधर? तो उधर क्या देख रही है? चल इधर देख, सवाल पूछते हैं अब तुम्हें से। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन था? नहीं जानते? बस बोल दे नहीं जानते। क्या कहती है? नहीं देख ले तू तोरा यहाँ कोई? ए सब गोटे आज देख लो, बढ़िया से, कल से नहीं आएगी। देख लो सब गोटे बढ़िया से, कितना चिकन सुथर लगती है। अब कल से नहीं आएगी, ज्यादा नहीं होगा। इसको देखबे नहीं किया। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता इंद्र देवता। इंद्र देवता का काम क्या है? वर्षा करवाना। इंद्र देवता, अग्नि देवता,
ये सब होता था ना पहले भी, और आज भी इसको मानते थे। इस तरह से आपने समझ गया क्या, ऋग्वैदिक काल में इसमें इंद्र कौन था, सबसे प्रमुख देवता था इंद्र। अब मैं एक एक करके सवाल पूछता हूं, आप लोग जवाब देना, ठीक है। ऋग्वैदिक काल का सबसे प्रमुख देवता, बोलो ना जी, इंद्र देवता, ठीक है, समझ गया जी। सबसे पुराना ग्रंथ, तुम लोग ने सबसे पुराना ग्रंथ, मतलब लिखा हुआ तो नहीं सूझता, देख करके भी नहीं बोल पाती है क्या, बोल तो रही है, सबके बदले तुम्हें बोलती है। सबसे प्रमुख देवता इंद्र। सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद। 4 प्रमुख ग्रंथ कौन कौन सा, यजुर्वेद। समझ में आ गया। अब आइए जानते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में, ठीक है, ये सब बात समझ में आ गई ना साहब। अब चलिए उत्तर वैदिक काल के बारे में, उत्तर वैदिक काल में क्या क्या हुआ था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में इसका मतलब क्या हो गया कि जब ऋग्वेद जब समाप्त हो गया, ऋग्वैदिक काल जब समाप्त हो गया, और जो टाइम जो आया, जो कालखंड आया, तो वो क्या कहलाया, उत्तर वैदिक काल कहलाया। समझ रहे बात को। जैसे हमने कल भी बताया था ना, उत्तर पाषाण काल, मतलब पाषाण काल जब खत्म हो गया, जो कालखंड जो आया, तो उसको कहते हैं उत्तर पाषाण काल कहते हैं। उसी प्रकार से ऋग्वैदिक काल जब समाप्त हो गया, तो कौन सा काल आया, उत्तर पर। जहां पर भी उत्तर लगा रहेगा, तो इसका मतलब समझिए कि वह पिछला कालखंड उसका क्या हो गया, समाप्त हो गया। उत्तर वैदिक काल में क्या क्या हुआ था, सो देखिए। उत्तर वैदिक काल में विवाह के बारे में बताया ना। विवाह कितने प्रकार का होता है जी, 8 प्रकार का। राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, ऐसा बताया ना, ठीक है। तो विवाह, इसमें विवाह के ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलाई तनुहरि, विवाह के प्रकार, इसमें विवाह के मंत्र के बारे में यहाँ पर सब चल रहा था। समझ रहे बात को, विवाह, समझ रहा है, विवाह। उत्तर वैदिक काल में अब इसमें यह भी बताया है, उत्तर वैदिक काल में इसमें पुरोहित का मतलब जानते हैं जी, पुरोहित का मतलब आज भी पुरोहित वाला काम चलता है कि नहीं। पुरोहित मतलब आप साधारण भाषा समझ लीजिए कि जो पूजा पाठ करता है। सभी धर्म के सभी धार्मिक लोगों में अपना अपना सब पूजा पाठ, धार्मिक व्यक्ति होता है ना जिसमें पूजा पाठ करता है। जैसे इस्लाम में मौलाना लोग करते हैं, हिंदू में क्या करता है, पंडित लोग करते हैं, इस प्रकार से करता है ना। चर्च में वो सब पादरी लोग करता है, ईसाई धर्म में। तो पुरोहित का मतलब उस वक्त पंडित जी पूजा पाठ कराने का काम करते थे, तो पुरोहित की प्रथा थी। समझ गया, आज भी है ना वो पुरोहित की प्रथा, क्या समझ रहा जी, पुरोहित। और इसमें खास बात यह है, उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था का विकास हो गया। जाति व्यवस्था, उत्तर वैदिक काल में कौन सी व्यवस्था, जाति व्यवस्था। उस वक्त कितने सारी जातियां थी, कोई बता सकते हो, उस वक्त कितने सारी जातियां थी, जाति व्यवस्था में कितने सारी जातियां थी उस वक्त। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 जातियों का निर्माण हुआ इस वक्त। समझ रहे हैं जी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समझ रहे ना, कब इसका निर्माण हुआ, ये उत्तर वैदिक काल में। तुम लोग सुनते सुनते थक जाते हो ना। हमको लगता है ना कि कभी कभी आप लोग आ जाते हो ना पढ़ने के लिए, ढेर मेहरबानी कर देते हो, बहुत ज्यादा आकर के बैठ देते हो बेंच कुर्सी पर, धूल गर्दा रहता है, कम से साफ तो हो जाता है क्या। बाकलोल और उधर जाकर दूर बैठ, सूझता है वहां से। कौन कौन जातियों का नाम बताया हमने अभी उत्तर वैदिक काल में, कौन कौन से जाति बताओ। मतलब तुम्हें का मेमोरी कुछ है ये नहीं है, एकदम मेमोरी एकदम हमेशा क्या, गजब लड़की है। क्या ठो जाति बताए, कौन कौन सा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो पूजा पाठ करता था, जो पुरोहित वाला काम करता था, वह ब्राह्मण का काम था। समझ कर रहे हैं, यज्ञ करना, पूजा पाठ करना, धार्मिक अनुष्ठान करना किसका काम था, ब्राह्मण का काम था, ठीक है। अब आते हैं क्षत्रिय लोग कौन थे, तो क्षत्रिय लोग जो राजा की सेनाओं में जो भर्ती होता था,
उसको क्षत्रिय कहा गया। वैश्य जो खेती बाड़ी व्यापार बिजनेस ये सब जो करता था ना उसको क्या कहा गया, वैश्य कहा गया था। और शूद्र उसको कहा गया जो दूसरों की सेवा का काम करता था, छोटा छोटा जो काम करता था उसको शूद्र कहा गया। तो ये सारा कब विकसित हुआ, उत्तर वैदिक काल में विकसित हुआ। समझ में आ गया जी। अब मैं फटाफट मैं छोटा छोटा मैं फिर से क्वेश्चंस पूछ लेता हूं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता कितने बड़े क्षेत्र कितना क्षेत्रफल में फैला था, हाँ बोलते जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। समझ गए ना। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी शहर कौन सा था, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पश्चिम वाला शहर कौन था, सूतकांगेडोर। और पूर्वी शहर कौन सा था, आलमगीर, जो कहां पर, उत्तर प्रदेश। ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तर वाला शहर, उत्तर दिशा का शहर कौन सा था, मांडा था। और दक्षिण का कौन सा था, समझ गए आगे बात। ठीक है। इसका वर्ग कितना क्षेत्रफल में था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ये बात समझ में आ गई ना। अब इसमें देखिए ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल में कौन कौन सा सबसे पुराना ग्रंथ, फटाफट बोलेगा सबसे पुराना ग्रंथ, गायत्री मंत्र कहां से लिया गया, ऋग्वैदिक काल का सबसे प्रमुख देवता इंद्र देवता। जादू टोना का किसमें उल्लेख है, अथर्ववेद में है। संगीत सामवेद में। उत्तर वैदिक काल आते हैं। उत्तर वैदिक काल किसको कहते हैं, जब ऋग्वैदिक काल समाप्त हो गया तब उत्तर वैदिक काल आया। इसमें क्या क्या, विवाह की प्रथा। इसमें एक तो और चीज को मैं बात बता देता हूं कि विवाह की प्रथा वाला में क्या, इसके पहले क्या था कि बहुत सारे महिलाओं के साथ, बहुत सारी पत्नियों के साथ लोग विवाह कर सकते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते क्या हो गया ना, इन सारी चीजों को धीरे धीरे क्या कर दिया था, इस पर कंट्रोल कर दिया था कि एक पुरुष बहुत सारे लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ विवाह नहीं कर सकता है। समझ रहे हो ना बात को। तो विवाह, पुरोहित, जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था का विकास सबसे ज्यादा किस काल में हुआ, उत्तर वैदिक काल में। ये कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया जे। इधर आओ, चलो ठीक करो, कट करो, अगले वीडियो देते हैं।